होठों की मुस्कान कहते हैं, आंखों का पानी कहते हैं, जिंदगी की दास्तानों में से चुनी हुई एक कहानी कहते हैं। मैं हूं सत्येंद्र, सुनाता हूं आपको कहानियां एड मैड स्टोरीज पर। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की कहानी फिश हंट। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब कांटे को भी चबाकर खा लेने वाले आदमी को क्या ये कविता आती होगी? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, पर जिस समय तली हुई मच्छी की भीनी खुशबू और उस पर मसाले का स्वाद, नरम मुलायम मांस और ढल ढल झोल को समेटते हुए गर्मा गर्म चावल मुंह में जाता है, बंगाली मानुष जन्नत का मजा इसी मृत्यु लोक में ले लेते हैं। हमारा और उनका घर एक दीवार के अंतराल पर था। जब भी मछली बनती तो गंध यहां तक आती। मां कहती, कहां के आ गए पापी जाने, कौन जन्म के भूखे हैं कि जीव हत्या भी सिर पर लेने से नहीं डरते। पर माछ खाने वालों के अपने तर्क होते हैं। बासु हम बोलता है, अगर माछी पूरा जिंदा बाज जाएगा तो दोरिया में, नदी में, सागोर में कहीं भी मच्छी के सिवा कुछ नहीं होगा। ये जो बैलेंस है, जो हम खाता है, बैलेंस करता है। ऐसा ही वो मुर्गे के साथ भी बताते। अंकल को कलकत्ता से बड़ा प्यार था। कलकत्ता छाप बीड़ी पीते, चेस खेलते, फिर चाय पीते, फिर अपने नॉन वेजिटेरियन होने की सफाई भी देते जाते। वो एक जमाने में बहुत बड़े फिश हंटर थे, वही बतलाते थे। वो समझाते थे कि मछली कैसे पकड़ी जाती है वासु, इसमें बड़ा सब्र चाहिए। कई बार तो मछली को गारा खा लेने देना पड़ता है, कई बार डिगेन का कांटे पर खेल चलने देना पड़ता है, ढील देनी पड़ती है, फिर खींचना पड़ता है, फिर ढील देनी पड़ती है। कुल मिलाकर मछली पकड़ने के लिए समंदर जैसा धैर्यवान होना पड़ता है। जब लगता है कि मछली नहीं आएगी तभी फंसती है वासु, वगैरह वगैरह। आंटी बीच बीच में आकर चाय रख जाती। वैसे 10-12 साल के डिफरेंस वाली आंटी भी अपने मेंटेनेंस के हिसाब से अंकल को अंकल कह सकती थी, इसलिए अंकल उन्हें ज्यादा देर तक चेस देखने देते नहीं थे। अंकल जब चेस जीत रहे होते तो बड़े प्यार से आंटी को कहते, चाह राखो राखो। हारते तो कहते, ए तुम्हारा कारण सब गोंडोगोल हो गया। वो मुझसे पूछती, पासु चाय खाएगा? इससे पहले मैं ये सोच पाता कि चाय कैसे खाई जाती है, अंकल ताड़ से मना कर देते, ए बच्चा लोग को बिगाड़ेगा क्या। अंकल तुरंत आंटी को कोई काम पकड़ा देते और इस तरह मैं चाय को खाने के कठिन काम से बच जाता। अंकल चेस में हारते तो उनकी चांद पर पसीना आ जाता था। उस चांद पर पसीने का मतलब था कि वो नहीं आएगी। वो यानी उस घर का दूसरा चांद, जिसके लिए ये चकोर क्वार्टर नंबर 118/3 की परिधि के चक्कर काटा करता था। 10 में से 7 दफा मैं जीतता। अंकल भन्ना कर मुझसे बातें करते, ए तुमने डबल टच किया, ए टच एंड मूव होगा, चाल इतने देर में चलेगा तो कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब जीतते तो चांद को आवाज देते। मेरे चांद का नाम चीनी था। ए देखो कैसा खेला जाता है। चीनी आती, थोड़ा चेस की तरफ, थोड़ा चकोर की तरफ देखती, चली जाती। चेस की चालें तो मैं खूब समझता था, पर चीनी अब तक मेरी समझ से बाहर थी। मैं हार रहा था, खूब हार रहा था। इन दिनों मेरे हारने की वजह तो अंकल की समझ में भी नहीं आ रही थी, पर चांद के कारण चकोर की चांदी थी। जाने क्यों, पर मुझे लगता है कि वो समझ रही थी कि उसके बाबा अच्छा खेलने की वजह से नहीं, मेरे खराब खेल की वजह से जीत रहे हैं। मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं ढूंढ पा रहा था जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि उस जमाने में हंसी तो फंसी मोहब्बत का पहला मूल मंत्र हुआ करता था। अब तो अंकल उसे पास ही खड़ा रखते। पता नहीं कब मैं खराब खेल जाऊं और वो उसे अपना अच्छा खेल बताने से चूक जाएं। मेरे हारने से मुझे कुछ नुकसान भी नजर आने लगे थे। मसलन अंकल 2 गेम हराने के बाद बाजी समेटने लगते। अचानक उन्हें कोई काम याद आ जाता। पिछले 2 दिनों से वो सॉल्टी को जबरदस्ती बाल कटाने ले जा रहे थे। अरे हाँ, याद आया, वो साला मेरे चांद चीनी का भाई था। मेरी समझ में नहीं आता ये 50-50 नाम किसकी चॉइस रही होगी। मैं अगर किसी गोली बिस्किट की दुकान में हूं, होटल में हूं, चाट की दुकान में हूं, तो समझ लो वो भुक्कड़ सूंघ के आ ही जाता था। उसकी दीदी के दीदार का एकमात्र लिंक था वो। कभी कोई प्रोजेक्ट वर्क, कभी बैडमिंटन की तार की गटिंग। मिस्टर दास गुप्ता के घर का गेट पास था सॉल्टी। वासुदा ये कहकर मुझे बुलाता था,
ये संबोधन सुनते ही अपनी तबीयत हिल जाती थी। कहीं किसी दिन चांद ने चकोर को दादा कह दिया तब। खैर, बैक टू द चेस। जब मैं जीतता तो वो मुझसे बदला लेने के लिए हाथ पकड़कर बिठा लेते, मैं हारता तो खेल तुरंत बंद। ये बात मेरे साथ मेरे चांद को भी खल रही थी। तभी एक दिन उसने मुझसे कह दिया, ए, बड़ा बाजीगर बनने की कोशिश मत कर। मतलब? मैंने अंजाम बनते हुए कहा। जानबूझकर हारता ना तू? उसने पूछा। ताकि मैं आऊं? नहीं तो? मैं अकबका गया। मैं समझ रहा था कि मछली चारा खा रही है। मैंने ढील दी। समझ रही है तो समझती बैठ, तो तू हार रहा है तो हारते बैठ, मुझे क्या। हल्की सी मुस्कुराहट देकर चीनी चली गई। उस मुस्कुराहट पर लगा कि हजारों वायलिन एक साथ बज रहे हैं। ऐसा लगा कि चंदन की महक वाली अगरबत्ती किसी ने सुलगा दी हो और रसमलाई का सीरा मेरे मुंह पर कोई भर कर चला गया हो। 17 साल की उम्र का दिल, साला कभी कभी तो लगता है सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। 17 साल की नींद, रात भर इस करवट से उस करवट। मैंने अपना टाइम टेबल कभी उतना नहीं रटा जितना उसके उठने बैठने, धूप में बाहर आने, कोचिंग आने जाने, सॉल्टी को स्कूल की बस में चढ़ाने उतारने और खुद स्कूल के आने जाने। कितना कुछ। अगले साल 10वीं के बोर्ड थे। पूरी 9वीं चेस और चीनी ने चूस ली थी। हमारे 53% और उसके 70% ने गर्मी की छुट्टियों में आग लगा दी थी। वो छुट्टियां मनाने रिलैक्स होकर कलकत्ता गई थी। भविष्य में बनने वाले संबंधों के मद्देनजर मैं चेस खेलने जाता और उसके बचपन की फैमिली फोटो देखकर खुश हो जाता। अलबत्ता अब बिना किसी मोह के खेल के कारण इस समय अंकल बिना चाय के दनादन हार रहे थे। उन्हें फिर समझ में नहीं आ रहा था कि लौंडे ने आखिर क्या खा लिया बीते 2 दिनों में। अब अंकल ओछी हरकतों पर उतर आए थे। बीच बीच में मेरे घर से बुलावा आ जाता तो मुझे पापा या मम्मी की आवाज पर घर जाना जरूरी था। इस बीच कई बार मैंने वजीर की जगह घोड़े को रखा पाया, ऊंट की जगह हाथी खड़ा मिला। कई बार तो मुझे लगा कि ये साला प्यादा इतनी जल्दी वजीर कैसे बन गया। तो इस तरह अंकल एक आध खेल जीत ही जाते थे। फिर हार से हताश होकर अंकल ने मुझे खेल पर बुलाना ही बंद कर दिया। इतना तो चीनी भी नहीं रूठी थी जितना मुंह आजकल अंकल का फूला था। मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दे रहे थे। वो लोग लौटे तो कुछ मेहमान भी साथ आ गए। नई चाहत में अक्सर ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर गई है या उसके घर पर कोई नया मेहमान आया है तो वो किसी और के साथ सेट हो जाएगी। मैं उसे मेहमानों के साथ बाहर घूमते जाते देखता, वापस आते देखता, कभी कभी हंसने की आवाज पर संतोष कर लेता। वो पूरी तरह से मेहमानों में बिजी थी। मेरी एंट्री किसी तौर पर संभव नहीं लग रही थी। मानो कोई मछुआरा बिना मछली के समंदर में डिगेंड डालकर बैठा हो। फिर अचानक एक दिन पानी में हलचल हुई। सॉल्टी की आवाज आई, वासुदा। वो पीछे ही खड़ी थी, जैसे कंधा सॉल्टी का था और बंदूक चीनी की। वासुदा, ये अनुपम है, ये प्रोनय है, ये कलकत्ता से आए हैं, बहुत बोर हो रहे हैं। कुछ करो ना दादा, कुछ एडवेंचरस। ये परसों चले जाएंगे दादा, प्लीज। बहुत दिनों के बाद नो एंट्री जोन में घुसने का मौका मिला था। तय हुआ अपन सब मछली मारने जाएंगे। अपन सब माने अपन सब। फिर क्या था, अपनी पॉकेट मनी से सारी तैयारियां पूरी हुई। पतले बांस तोड़े गए, मोर पंख का पिछला हिस्सा खरीदा गया, तंगूस, गट, कांटा, गीली मिट्टी के अंदर 2 फीट तक घुसने पर केंचुए के दर्शन हुए। हमारी अम्मा और उसके बाबा से ये बात गुप्त रखी गई, नहीं तो प्लान की भ्रूण हत्या आशंकित थी। रात भर सपनों में मछलियां तैरती रहीं। गर्मी की सुबह सुबह अंकल की ड्यूटी जाते ही मिशन फिश हंट चालू होने का तय हुआ। सुबह 6 बजे से ही मिस्टर वासुदेवारी भीतर बाहर हो रहे थे। उतनी सुबह हमने कभी नाश्ता किया नहीं था, सो चांद की झलक पाने के लिए क्वार्टर नंबर 118/3 की परिक्रमा चालू हो गई थी। चांद अपने भाई भतीजों के साथ अंडा पराठा हलक के नीचे उतार रहा था। मुझे रोल किया हुआ पराठा दिखाता हुआ बोला, खाएगा? पेट तो उसकी शरारती मुस्कुराहट से ही भर गया। बाय गॉड। अंडे को देखकर मैंने कहा, अच्छी, हम लोग नहीं खाते अंडा वंडा। और मछली मारने जा रहा है वो। चांद ने चकोर की चोंच ये कहते हुए बंद कर दी। घर से 3 किलोमीटर दूर छोटा कुंड जहां हम तैरने जाते थे, मई की चकमक सुबह को फिश हंट के लिए हम निकले। पर मेरा सूरज पहले ही डूब चुका था। चांद अपन में शामिल नहीं था। उसकी मां ने उसे जाने से मना कर दिया था। मछली पकड़ने सिर्फ हम 4 लोग जा रहे थे। हमारे माथे पर चा में ऊतिया की मात्रा लग चुकी थी। मध्य प्रदेश का सूरज
कलकतिया लोगों को रास नहीं आया। रसगुल्ला जैसे बंगालियों के मुंह 10 बजे तक गुलाब जामुन हो गए थे। कलकतिया बोरियत पर सूरज हावी पड़ रहा था। मेरी डिगेन से होकर 4 मछलियां उनके थैले में जा चुकी थी और वो अब तक केवल झक मार पाए थे। मैं भूख से परेशान था। ऊपर से बैठने के लिए दरी, 4 डिगेन, केंचुए के पैकेट को लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर मेरा दम खत्म हो चुका था। ऊपर से वो भी तो साथ नहीं थी ना। 12 2 जगह बजे थे मेरे चेहरे पर और घड़ी में। कलकतिया लौंडों की डिगेन में एक मछली फंसी और कूदकर पानी में उन्हें चिढ़ाती हुई गुम हो गई। वो इंस्पायर हुए या उन्होंने इसे ईगो पर ले लिया, मुझे पता नहीं, लेकिन अब वो यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी देवदूत बनकर अंकल पीछे से प्रकट हुए। हमारा भांडा फूट चुका था। वो लंच से सीधा फिशिंग पॉइंट पर पहुंचे थे। पुरानी लैम्ब्रेटा में अंकल सॉल्टी और दोनों लौंडों को बिठाकर मछली लेकर निकल लिए। साथ साथ एक डायलॉग चिपका गए, बासु तुम एकदम बेकार लड़का है, भूखा प्यासा 3 बच्चों को धूप में परेशान किया। अंडा पराठा उन बंगालियों के पेट में और मछलियां उनके झोले में थीं। उस पर यह डायलॉग, भगवान कसम दिल छलनी छलनी हो गया। अब मैं वासुदेव तिवारी, डिगेन, बोरी, पानी की बोतल हाथ में और मछली हत्या का पाप अपने सिर पर लिए घर की ओर लौट रहा था। घर में अम्मा को खबर हो चुकी थी। सीनियर तिवारी जी ने हमारी खबर ले ली थी। 4 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। मेहमान कलकत्ता और मछलियां पेट में जा चुकी थीं। अंकल को मैं फूटी आंख सुहा नहीं रहा था। मुझे मांसाहारियों से संबंध तोड़ने की हिदायत दी जा चुकी थी। मछलियां आशिकी की दुश्मन हो गई थी। ऐसे में अचानक एक दिन उसका इशारा हुआ। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, ए सुन, मछली अच्छी थी। आधे दिन का उपवास, 4 मछलियां, 3 दूनी 6 किलोमीटर की पद यात्रा और केवल एक मुस्कुराहट। मैंने मौके का फायदा उठाया और उसके घर के गेट पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपनी ठोड़ी उस पर टिकाते हुए स्टाइल से बोला, इसको बंगाली में बोल के दिखाना। तो मुस्कुराते हुए बोली, माछ भालो छिलो, ये दिल मांगे मोर। मैंने एक और चांस लिया। अच्छा सुन, इसको बंगाली में कैसे बोलेंगे कि मछली मैं तुम्हें प्यार करती हूं। उसने मेरी मंशा समझते हुए मेरे गाल पर एक धीमी सी चपत लगाई और कहा, धत। उसके हाथ की सबसे लंबी उंगली की पोर आज तक मेरे गाल पर चिपकी हुई है और उसका धत मिस्ट्री बनकर आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है। वो पहली बार था कि मुझे लगा अब मैं थोड़ा थोड़ा मछली पकड़ना सीख गया हूं। फिश हंट एड मैड स्टोरीज पर ये थी मेरी यानी सत्येंद्र रावत की कहानी, मीठी सी प्यार की शुरुआत की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर हफ्ते हम अपने वादे के मुताबिक आते रहेंगे, एक अनकही, अनछुई, अनसुनी कहानी लेकर आपके लिए। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।